वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी। आज पढ़ते हैं क्लास 10 इंग्लिश का चैप्टर ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का पार्ट 1 अ बेकर फ्रॉम गोवा। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है गाइस। इवन ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया पूरा का पूरा टॉपिक ही हमारा इंटरेस्टिंग है। पहला पार्ट जो है इसमें बेकर फ्रॉम गोवा पढ़ेंगे, दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे कूड्स के बारे में और तीसरे पार्ट में पढ़ेंगे टी फ्रॉम असम। ठीक है, तो इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। पहले पार्ट में आज हम डिस्कस करेंगे अ बेकर फ्रॉम गोवा। हम इस चैप्टर में गोवा के बेकर्स के बारे में जानने वाले। बेकर कौन? वो जो ब्रेड बनाते हैं ना, स्वीट स्वीट केक्स बनाते हैं, जो सब टेस्टी टेस्टी चीजें बनाते हैं, वो हो गए बेकर। तो पढ़ते हैं गोवा में जो बेकर्स है ना गाइस, वो बहुत समय से बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं गोवा की सोसाइटी में एंड इवन आज भी करते हैं। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे गोवा के बेकर्स के बारे में। तो गाइस यू नो दैट गोवा पे काफी समय तक आकर पोर्चुगीज ने रूल करा। तो गोवा ना पोर्चुगीज की कॉलोनी थी काफी समय तक। तो अगर आपको पता है तो अपनी जनरल नॉलेज के लिए मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कितने समय तक पोर्चुगीज ने गोवा को रूल करा। तो जब कोई कंट्री किसी एरिया पे इतने समय तक आके रूल करती है तो उनके कल्चर की इन्फ्लुएंस उस एरिया में जरूर दिखाई देती है। वही हम इस चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, पोर्चुगीज कल्चर की इन्फ्लुएंस ऑन गोवा। ठीक है, तो विद दिस कंटिन्यू करते हैं अपने चैप्टर को अ बेकर फ्रॉम। ये जो चैप्टर है ना, ऑथर इसमें हमारे को गोवा के बेकर्स के बारे में बताने वाले हैं, अपने बचपन की बातें याद करने वाले कि जब वो छोटे थे उनके घर के बाहर बेकर जब ब्रेड बेचने आता था तो वो मजे से उस ब्रेड को खाते थे एंड ऑल दैट। वो एक तरीके से अपने चाइल्डहुड में भी हमारे को लेके जाएंगे और अभी गोवा में बेकर्स की क्या इंपॉर्टेंस है ये भी बताएंगे। तो चैप्टर बहुत छोटा सा और बहुत इंटरेस्टिंग सा है। अब ये जो ऑथर है इनका नाम आप मुझे बताओ कमेंट्स में, क्योंकि गाइस एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कई बार, नेम द ऑथर ऑफ दिस चैप्टर। तो वो तुम मुझे कमेंट्स में बताओ, याद हो जाएगा तुम्हें अभी के अभी। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना छोटा सा प्यारा सा चैप्टर अ बेकर फ्रॉम गोवा। ठीक है, अब पोर्चुगीज लोगों ने बहुत समय तक रूल करा कहाँ पे? गोवा पे। पोर्चुगीज तो चले गए बट उनकी कल्चर इन्फ्लुएंसेस आर स्टिल देयर। उनके कल्चर की इन्फ्लुएंस गोवा में अभी भी देखी जाती है। तो ये नोट्स देख रहे हो, अगर ये नोट्स आपने रीड कर लिए तो आपकी एनसीईआरटी पूरा चैप्टर पढ़ लिया, ये समझ लो। तो ये नोट्स जो है इनको नोट डाउन कर सकते हो, रीड करते रहो साथ साथ। तो गाइस ऑथर जैसे ही चैप्टर शुरू करते हैं वो बताते हैं कि उनके आगे जो एल्डर्स है ना गोवा के, वो नोस्टाल्जिया में चले जाते हैं। नोस्टाल्जिया पता है ना, पुराने दिनों को याद करना शुरू कर देते हैं। अरे पोर्चुगीज के ज़माने में तो ऐसा होता था, जैसे आपके दादा दादा नानी भी याद करते होंगे, अरे हमारे ज़माने में तो ऐसा होता था, खुश हो जाते हैं अपने ज़माने की बातें याद करके। वैसे ही ये जो गोवा के एल्डर पीपल हैं वो पोर्चुगीज के दिनों को याद करते हैं। और सबसे ज़्यादा पता है क्या याद करते हैं पोर्चुगीज के दिनों का? पोर्चुगीज की फेमस लोव्स ऑफ ब्रेड। लोव्स ऑफ ब्रेड मतलब ब्रेड। पोर्चुगीज की ब्रेड को बहुत याद करते हैं ये, क्योंकि वो बहुत टेस्टी होती थी एंड रोज सुबह उनके यहाँ पे बेकर आता था ब्रेड बेचने के लिए। तो पोर्चुगीज के बड़े बड़े जो लोग हैं, एल्डर्स जो है, वो उन दिनों को याद करते रहते हैं। तो ऑथर ने एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे लिखी है जो हमें एग्जाम के लिए या समझ में आनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है आपकी बार कहीं से भी क्वेश्चन बन के आ जाते हैं आपके। तो ऑथर ने देखो यहाँ पे एक लाइन बोली हमें, ईटर्स ऑफ लोव्स माइट हैव वैनिश्ड बट द मेकर्स आर स्टिल देयर। ईटर्स ऑफ लोव्स कौन थे भाई? पोर्चुगीज ब्रेड कौन खाता था? पोर्चुगीज लोग खाते थे। तो वो तो वैनिश हो गए। वैनिश मतलब गायब हो जाना होता है। तो भाई पोर्चुगीज तो गायब हो गए बट द मेकर्स आर स्टिल देयर। मेकर कौन होता है ब्रेड का? ब्रेड बनाता कौन है? अरे बेकर बनाते हैं। तो ऑथर ने हमें कहा कि चाहे पोर्चुगीज लोग चले गए बट जो पोर्चुगीज ब्रेड बनाने वाले बेकर्स हैं वो अभी भी गोवा में है। गोवा में गाइस अभी भी मिक्सर्स मौजूद है। मिक्सर कौन होते हैं? वो जो आटा गूंथते हैं ना, मिक्स करते हैं ब्रेड बनाने के लिए, वो। और मोल्डर जो उसको आटे को कट करते हैं शेप्स में जिससे ब्रेड बन पाए। और बेकर जो उस आटे को जो कट कर रखा होता है उनको जो है भट्टी में डालते हैं और फिर फ्रेश फ्रेश ब्रेड बेक होके आ जाती है। वो सब अभी भी गोवा में है। जितनी भी भट्टियां हैं ना, भट्टियों को क्या कहते हैं? देखो, फर्नेस। ठीक है, दे स्टिल एग्जिस्ट इन गोवा, एज ओल्ड। पोर्चुगीज के ज़माने की जो भट्टियां हैं वो अभी भी गोवा में है और उनकी आग बुझाई नहीं गई है। द फायर इन द फर्नेसेस हैव नॉट एक्सटिंग्विश। एक्सटिंग्विश मतलब बुझाई नहीं गई है। अभी भी गोवा में रोज ब्रेड बनती है उन्हीं पोर्चुगीज के ज़माने की बेकरियों में। पहले फादर्स उस बिजनेस को कंटिन्यू करते थे, अब उनके आगे वाली जनरेशन जो लड़के हो गए उन्होंने इस फैमिली प्रोफेशन को कंटिन्यू करा और वो बेकरी बिजनेस जो है ब्रेड बनाने का चला रहे हैं। अभी भी सुबह गोवा की सड़कों पे गोवा के जो हाउस होल्ड है उनके बाहर जो है उनको सुनाई दे जाती है थड और जिंगल की बात। थड और जिंगल यार आपके घर के बाहर जब कोई सामान बेचने आते तो वो टिंग 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 घंटी नहीं बजाते? वैसे ही बेकर्स भी एक स्पेशल टाइप का म्यूजिक बजा के आते थे जिसके बारे में आगे भी हम पढ़ेंगे। तो मतलब ये है कि गोवा में अभी भी पोर्चुगीज ब्रेड बहुत फेमस है। बेकर्स की इंपॉर्टेंस है अभी भी गोवा की सोसाइटी में। तो ये हमें ऑथर ने बताया। अब ऑथर हमें अपने चाइल्डहुड में भी लेके जाएंगे कि उनके चाइल्डहुड में बेकर कैसे होते थे, कैसे आते थे। ठीक है,
तो चलो चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। अब एक चीज और याद रखो कि गोवा में बेकर को बेकर नहीं बोला जाता है, पैडर बोला जाता है। क्या? PADER, पैडर। तो याद कर लेते हैं, इजी है हमारे लिए। तो यहाँ तक आपको चैप्टर समझ में आ गया, ठीक है। तो चलो कंटिन्यू करते हैं अपने चैप्टर को। अब चैप्टर में हमें पढ़ना है ऑथर रिमेंबर्स हिज चाइल्डहुड इन गोवा। तो वो अपने चाइल्डहुड को याद कर रहे हैं। तो ऑथर हमें कहते हैं कि बेकर हमारे ज़माने में हमारा एक फ्रेंड भी होता था, कंपेनियन भी होता था और गाइड भी होता था। तो इन तीनों को याद कर लो। मे बी आपको 2 मार्कर में क्वेश्चन आ जाए कि ऑथर ने बेकर को क्या बोला था, अपना फ्रेंड भी बोला था, गाइड भी बोला था एंड कंपेनियन भी बोला था। ऑथर बताते हैं बेकर दिन में 2 बार आता था। 2 बार कैसे आता था? एक बार तो सुबह सुबह आता था, ब्रेड की टोकरी भरी हुई लेकर आता था और वापसी पे उन्हें दिखता था वो खाली टोकरी वापस ले जाते हुए। समझ गए? जैसे आपके घर के पास सब्जी वाले आते हैं ना, सुबह उनका ठेला भरा हुआ होता है, सब्जी होती है, वापसी पे आप उन्हें जाते हुए देखते हो, ठेला खाली होता है। वैसे ही ऑथर कैसे देखते थे? सुबह सुबह बेकर की ब्रेड भरी होती थी, वो ब्रेड की बास्केट लेके जा रहा होता था, वापसी पे खाली बास्केट लेके आ रहा होता था, ठीक है। एंड ये देखो मैंने फोटो भी लगाई है, अभी इसको आगे समझाऊंगी। ये वाले बेकर हैं और ये देखो इनकी बास्केट है। सुबह भरी हुई ब्रेड की बास्केट ले जाते थे, वापसी पे खाली लाते थे, ठीक है। और जैसे ही बेकर आते थे ना, तो उनकी जिंगलिंग साउंड आती थी। वो अपने साथ में जिंगलिंग साउंड क्रिएट करते हुए आते थे, तो वो आवाज़ सुन के सारे बच्चे उठ जाते थे। जैसे आपके घर के पास सब्जी वाले आते हैं, कोई आते हैं, तो देखा रूम तक आवाज़ अपने आप पहुंच जाती है। समझ में नहीं आता कैसे, हमारे रूम तक आवाज़ पहुंच जाती है। वैसे ही ऑथर बताते हैं कि हम बच्चे सो रहे होते थे और सुबह सुबह बेकर आता था, तो उसकी जिंगलिंग वाली आवाज़ सुन के हम सब बच्चे उठ जाते थे। अब उन्होंने हमें कहा कि हम क्यों उठते थे बच्चे? क्या हम बच्चे जो है ब्रेड लोव्स खरीदने के लिए उठते थे, ये ब्रेड खरीदने के लिए उठते थे? तो ऑथर कहते हैं नहीं नहीं, हम ब्रेड खरीदने के लिए इतना एक्साइटेड नहीं होते थे। हम तो एक स्पेशल टाइप की ब्रेड, जो एक मीठी ब्रेड होती थी, जिसको ब्रेड बैंगल्स कहते हैं। ये देखो आप, चिल्ड्रन वेंट फॉर द ब्रेड बैंगल्स, स्वीट ब्रेड, एक गोल गोल स्वीट स्वीट ब्रेड होती है। अभी मैंने आगे फोटो लगाई, ये देखो ये। तो ऑथर ने कहा जो सुबह सुबह जब बच्चों को आवाज़ आती थी म्यूजिक की, अरे बेकर आ गया, अरे बेकर आ गया, तो वो कहते हैं कि हम लोग ब्रेड खरीदने नहीं जाते थे। नहीं, वो बेकर अपने साथ में एक ये स्वीट वाली ब्रेड भी लाता था, तो बच्चे तो एक्साइटेड होकर भाग के इस ब्रेड को खरीदने के लिए जाना चाहते थे, ठीक है। अब जो सिंपल वाली ब्रेड होती थी ना, ब्रेड लोव्स, वो कौन खरीदता था? वो जो हाउस की सर्वेंट होती है ना, मेड सर्वेंट, वो खरीदते थे। अब आप याद रखो ये कि गोवा में उन्होंने इस लैंग्वेज में अपने बता रखा है कि क्या बोला जाता है मेड सर्वेंट को। तो आप यहाँ देख सकते हो लोव्स, जो ब्रेड लोव्स है, जो रोटी के साथ खाई, जैसे हम लोग फुल्का खाते हैं ना, चपाती खाते हैं, वैसे ही वो लोग ये ब्रेड वाली लोव्स खाते हैं। तो वो तो पास्काइन और बास्ताइन, पास्काइन और बास्ताइन मतलब एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है वो, हु इज पास्काइन और बास्ताइन। तो मेड सर्वेंट, तो मेड सर्वेंट खरीद लेती थी सिंपल वाली ब्रेड। और बच्चों को किस बात की एक्साइटमेंट थी? अरे वो गोल वाली, वो बेंगल वाली ब्रेड खरीदनी है, मीठी वाली, हम तो वो खाएंगे। ये इसमें इंटरेस्ट नहीं था उनको इतना, वो तो मेड ले जाती थी। अब ऑथर बताते हैं कि बेकर आता कैसे था। तो बेकर अपनी म्यूजिकल एंट्री करता था, झंग 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 झंग, ऐसी आवाज़ करते हुए बेकर आता था। वो आवाज़ कैसे आती थी? वो उसके स्पेशल मेड बैम्बू से आती थी, ठीक है। अब बैम्बू का है, ये देखो गाइज, ये देखो मुझे एक पिक्चर मिल गई है, देखो ये गोवा के बेकर्स हैं, पैडर कह सकते हैं हम। ये देख रहे हो, ये कैसा अपने साथ में बैम्बू लेकर आते थे। ये इतना स्पेशल बना होता था कि जब इसको ऐसे बीट करा जाता था तो इससे झंग झंग आवाज़ आती थी, ठीक है। तो जब भी जो है बेकर आता था सुबह सुबह गली में ब्रेड बेचने के लिए, तो वो इस बैम्बू से झंग झंग आवाज़ निकालता था, ठीक है। और ऑथर बताते हैं कि उसका एक हाथ तो बैम्बू पे होता था और एक हाथ उसकी बास्केट को हैंडल करता था। और जब जो है लेडीज उससे ब्रेड खरीदने जाती थी बेकर से, तो बेकर सबसे पहले जो लेडी ऑफ द हाउस होती थी उनको गुड मॉर्निंग ग्रीट करता था। जैसे आपके भी होता होगा, अगर बाहर सब्जी वाले आते हैं भैया, तो आप जब उनसे लेने जाते हो सब्जी, तो पहले नमस्ते करते हैं ना, वो वैसे ही बेकर भी जो होते थे, जब वो ब्रेड बेचने आते थे तो लेडी ऑफ द हाउस को पहले गुड मॉर्निंग ग्रीट करते थे। अब पता है क्या होता था, यहाँ पे ऑथर बताते हैं कि हम बच्चे भी जो पीछे पीछे चले जाते थे बेकर की ब्रेड्स देखने के लिए, तो हमें तो थोड़ा सा डांट फटकार के साइड कर दिया जाता था कि नहीं पहले ब्रेड खरीदने दो। बट ऑथर बताते हैं हम बच्चे भी मानते नहीं थे, हम कभी रेलिंग के ऊपर चढ़ जाते थे, कभी स्टूल के ऊपर चढ़ जाते थे, बेंच के ऊपर चढ़ जाते थे, और वो जो बेकर है उसकी बास्केट के अंदर झांकते रहते थे कि वो क्या लेकर आया है। जैसे आप देख सकते हो ना, बेकर क्या करता था, इस बैम्बू के ऊपर अपनी बास्केट रख देता था और उनको ब्रेड देनी शुरू कर देता था। बच्चों की हाइट तो छोटी होती है, उन्हें दिखता नहीं था, तो ऑथर बताते हैं कि हम ना गिव अप नहीं करते थे। देखो आप यहाँ वो उन्होंने लिखा है, बट चिल्ड्रन डिड नॉट गिव अप, बच्चे गिव अप नहीं करते थे। वो या तो किसी बेंच पे चढ़ जाते या फिर पारापेट मतलब लेयरिंग पे से ना ऐसे झांकते रहते थे, क्या लाया बेकर, क्या लाया, देख तो ले हम लोग। और यूजुअली उनको क्या साइड कर दिया जाता था, अरे हमें पहले ब्रेड खरीदने दो, बाद में तो अपना काम करना। बट ऑथर बताते हैं कि हम सब बच्चे जो है बेकर की बास्केट में झांकते थे
थे और फिर लिखते हैं कि मुझे अभी भी अगर मैं उन दिनों को याद करता हूँ कि कैसे हम बेकर की बास्केट में झाँका करते थे, तो अपने आप ही मेरे को वो जो ब्रेड लोव्स की फ्रेग्रेंस थी ना, खुशबू थी, वो मेरे नाक में आ जाती है। जैसे अगर आपकी कोई फेवरेट डिश होगी, अगर आप उसके बारे में सोचते भी हो तो उसकी खुशबू आपको आ जाती है ना, वैसे ही ऑथर बताते हैं, वो मैं अपने चाइल्डहुड के डेज बता रहे हो, बताते हैं कि जब मैं सोचता हूँ ना उन दिनों के बारे में कि हम कैसे रेलिंग पे चढ़ के बेकर की बास्केट को ऐसे झाँकते थे, तो मुझे अपने आप खुशबू आ जाती है बेकर के ब्रेड्स की। तो देखो कितनी इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये। अब ऑथर बताते हैं कि ये ब्रेड होती थी ना, इसको किसके साथ खाया जाता था, इसको गर्म चाय के साथ खाया जाता था, ठीक है। तो गर्म चाय पीते थे और ये वाली ब्रेड खाते थे। तो ऑथर कहते हैं कि हम जो बच्चे थे ना, जैसे सुबह सुबह हमने देखा, सो के उठे हम और पता चल गया अरे बेकर आया, चलो भैया ब्रेड खरीदते हैं। वो कहते हैं कि ब्रेड लेने के बाद हम इतना भी केयर नहीं करते थे कि अपने टीथ ब्रश कर ले और फिर ब्रेड खाएं, नहीं, हम ब्रश नहीं करते थे। ब्रश करने में तो इतना टाइम लग जाता, मैंगो की लीफ को धो और फिर उससे जो है टूथब्रश बनाओ फिर ब्रश करो, उससे अच्छा तो हम लोग क्या करते थे, डायरेक्ट ब्रेड खाने लगते थे। तो यहाँ कंफ्यूज मत होना, ऑथर ने बताया है दैट वी डिड नॉट इवन केयर टू ब्रश आवर टीथ और वॉश आवर माउथ प्रॉपर्ली। हमें इतनी जल्दी होती थी, जैसे आपकी कोई फेवरेट डिश आ जाए तो छोटे होते बच्चे ऐसे करते हैं, उनसे वेट नहीं होता है, हमें तो अभी खाना है, ब्रश करने में तो बहुत टाइम लग जाएगा, हमें तो अभी खाना है। तो ऑथर कहते थे कि हम बच्चे जो है बिना ब्रश करे बिना मुंह धोए जो है ब्रेड खाना स्टार्ट कर देते हैं और कहते हैं व्हाई शुड वी, हम करें भी क्यों, हु वुड टेक द ट्रबल ऑफ प्लकिंग द मैंगो लीफ फॉर द टूथब्रश। अब देखो साउथ इंडिया में ना, वहाँ नीचे साउथ एरिया जो है हमारे इंडिया का, वहाँ पे टूथब्रश बनाने के लिए जो मैंगो की लीव्स होती है उनको यूज़ करा जाता है। जो मैंगो की लीव्स होती है उनका मिडरिप हटा के उसको रोल करके ऐसे वो टूथब्रश बनाया जाता है। अब वो टूथब्रश बनाने में इतना टाइम लगता, तो ऑथर कहते हैं हमसे वेट नहीं होता था, हम तो जो है भाग जाते थे ब्रेड खाने के लिए। और आगे कहते हैं एंड व्हाई इट वाज नेसेसरी एट ऑल, क्या टाइगर कभी शिकार करने से पहले अपना ब्रश करता है, नहीं ना। तो हम भी ऐसी जो है ब्रेड पे टूट पड़ते थे और वैसे भी जो हॉट टी हम ब्रेड के साथ पीते थे वो एनफ थी सब कुछ जो है अच्छे से क्लीन करने के लिए। तो ऑथर ने देखो हमें बचपन में अपने, मुझे तो ऐसे ही लग रहा है कि ऐसा लग रहा है कि हाँ वी कैन सी एवरीथिंग, कि कैसे ऑथर के घर के बाहर जो है बेकर आता होगा झंग झंग आवाज़ क्रिएट करते हुए अपने बैम्बू से ब्रेड बेचने के लिए, फिर बच्चे बाहर रेलिंग पे जाके खड़े हो जाते होंगे, जो हाउस की मेड सर्वेंट जो होते हैं वो जाके ब्रेड खरीदते होंगे और बच्चे ऊपर से कहते होंगे अरे हमें वो छोटी वाली ब्रेड दे दो, गोल वाली ब्रेड दे दो, ठीक है। और फिर जब ब्रेड आती थी तो बच्चे रुकते नहीं थे, बिना ब्रश करे ब्रेड खाना शुरू कर देते थे और हॉट टी पीते थे। तो यू कैन इमेजिन, जैसे आप ऐसे इमेजिन करोगे तो चैप्टर और अच्छे से समझ में आएगा। सब्जेक्टिव एग्जाम हो या ऑब्जेक्टिव एग्जाम हो, उसमें आप अपनी थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन जब आएंगे तो उन्हें सॉल्व कर पाओगे। तो यहाँ तक ऑथर ने अपना बचपन हमें बता दिया कि उनकी कितनी प्यारी प्यारी यादें जुड़ी हैं बेकर से, पैडर से, जो ब्रेड्स बेचते थे उनसे। अब ऑथर ने इंपॉर्टेंस बताई है ब्रेड की इन द मैरिज सेरेमनी। तो ऑथर बताते हैं मैरिज सेरेमनी जो है इनकम्प्लीट है विदाउट बोल। बोल क्या है, एक स्वीट ब्रेड होती है उसको बोल कहते हैं। तो वो कहते हैं बेकर ना गोवा के विलेजेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे, चाहे शादी हो, चाहे क्रिसमस हो, चाहे कोई भी फेस्टिवल हो, बेकर्स की इंपॉर्टेंस जरूर थी क्योंकि उनकी बनाई हुई डिशेस, उनकी बनाई हुई ब्रेड्स उन दिनों पे सब खाते थे, ठीक है। जब डॉटर की एंगेजमेंट होती थी, लड़की की जब सगाई होती है, तो जो लड़की की मम्मी होती है वो स्पेशल टाइप के सैंडविचेस बनाती है। तो एग्जाम में डायरेक्ट आपको क्वेश्चन आ जाए हो सकता है कि राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेड इन द गोवा ड्यूरिंग फेस्टिवल्स। तो आपको पहले बोल के बारे में लिखना होगा कि स्वीट ब्रेड बोल जो है वो खाई जाती है मैरिजेस में, मैरिज उसके बिना, शादियां उसके बिना इनकम्प्लीट है। दूसरा क्या कि डॉटर के एंगेजमेंट पे जो लेडी होती है घर की, वो क्या बनाती है, एक स्पेशल टाइप के सैंडविचेस बनाती है। और क्रिसमस और बाकी फेस्टिवल्स पे केक और बोलेनास खाए जाते हैं, केक और बोलेनास, ठीक है। तो इसलिए गाइस प्रेजेंस ऑफ बेकर्स फर्नेस इन अ विलेज वाज एसेंशियल। इसलिए बेकर की भट्टी होना, फर्नेस मतलब भट्टी, बेकर की भट्टी होना एक विलेज में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो यहाँ हमने देखो ये 3 लाइन में आपका ये पूरा कंप्लीट हो गया। तो इसके नोट्स जो है आपको मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे भी मिल जाएंगे, अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो मैंने अपलोड कर दिए ये सारी स्लाइड्स, और जो है आप इन्हें नोट डाउन भी कर सकते हो। अब आगे मूव करते हैं गाइज अबाउट द बेकर। अब ऑथर ने हमें बेकर की इंपॉर्टेंस बता दी। अरे बेकर हमारे को टेस्टी टेस्टी ब्रेड खिलाते थे, शादियों में वो हमारे लिए सामान बनाते थे। अब उन्होंने यहाँ पे हमें बेकर के बारे में बताया। तो ऑथर ने बताया कि बेकर उनके ज़माने में एक पेक्यूलियर ड्रेस पहनते थे जिसको कबाई बोला जाता है। क्या कबाई, जैसे हम लोगों की ड्रेसेस नहीं होती कुर्ता पजामा साड़ी, वैसे ही ये एक ड्रेस है जिसे कबाई बोला जाता है। ये क्या होती है, एक सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक होती है, नीज तक, घुटनों तक की एक लॉन्ग फ्रॉक होती है, ठीक है। कि ड्रेस कौन सी होती है, कबाई, जो एक सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक है, कहाँ तक की, घुटनों तक की, नीज तक की। अब ऑथर ने हमें एक और चीज बताई है कि जो ऑथर के बचपन में बेकर्स पता है क्या पहना करते थे, वो एक शर्ट पहना करते थे और साथ में एक ट्राउजर पहना करते थे
जो शॉर्टर देन होती थी फुल लेंथ वंस, यानी कि पैंट से थोड़ी छोटी होती थी, एंड जो हाफ पैंट्स होती थी उससे लंबी। ये कंफ्यूज मत हो, ये ऑथर हमें बताना चाह रहे हैं कि जब वो छोटे थे ना तो उनके ज़माने में बेकर कबाई पहन के नहीं आते थे, वो यूजुअली क्या पहन के आते थे, एक शर्ट पहनते थे और साथ में केपरी पहनते थे। केपरी तुम्हें पता है ना, जो थोड़ी सी पैंट होती है, हमारी जीन्स होती है, जीन्स से थोड़ी ऊपर हो गई, और जो निक्कर होती है, शॉर्ट्स होती हैं, उससे थोड़ी नीचे, तो केपरी पहन कर आते थे उनके ज़माने में। कौन? बेकर्स। ठीक है, तो इसलिए ऑथर ने यहाँ पे क्या लिखा है देखो, केपरी को कि शॉर्टर देन द फुल लेंथ वंस, यानी कि जीन्स और पैंट से थोड़ी कम, और जो निकर होती है या जो शॉर्ट्स होती है उनसे थोड़ी लंबी। तो वो क्या होती है? केपरी होती है, हम लोग तो पहनते हैं वो। तो ऑथर बताते हैं कि उनके ज़माने में, ऑथर के चाइल्डहुड में, बेकर वोर अ शर्ट और ट्राउजर शॉर्टर देन द फुल लेंथ वंस एंड द लॉन्गर देन द हाफ पैंट, जिसको हमने अपनी लैंग्वेज में कह दिया केपरी। और यहाँ आप देख भी सकते हो फोटो में साफ साफ कि ये रहे बेकर जी, इनके हाथ में ये इनकी बास्केट के साथ में ये वो स्पेशल बैम्बू जो झंझंग आवाज करता है, और ये इन्होंने पहन रखी है केपरी, ये देख रहे हो, ये केपरी पहनी है इन्होंने, और ये इन्होंने शर्ट पहनी है। ये हो गए हमारे बेकर। और वो बताते हैं दैट अभी भी अगर गोवा में वो लोग जो हैं किसी को ऐसे कैपरी पहने हुए देखते हैं ना, तो वो उसको बोलते हैं ड्रेस्ड लाइक अ पैडर। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन हो जाए कि अगर अभी भी लोग जो है किसी को केपरी पहने हुए देखते हैं, या अगर ऐसी पैंट पहने हुए देखते हैं जो शॉर्टर देन द फुल लेंथ वंस है एंड लॉन्गर देन द हाफ वंस, तो उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है ड्रेस्ड लाइक अ पैडर। क्यों? क्योंकि उनके ज़माने में जो है बेकर्स ऐसे कपड़े पहना करते थे। तो ये हो गया अबाउट द बेकर। अब बेकर के बारे में बता दिया, अब ऑथर आ गया बेकर प्रोफेशन पे कि बेकर कितनी कमाई करते थे। तो ऑथर बताते हैं कि बेकर ना कलेक्ट करते थे बिल्स को, पैसों को एंड ऑफ द मंथ में। ये नहीं रोज़ तुम पैसे दे रहे हो और जो है ब्रेड खरीद रहे हो, नहीं। जैसे दूध वाले का हिसाब होता है ना महीने के एंड में, वैसे ही बेकर्स जो ब्रेड बेचते थे उसका हिसाब महीने के एंड में लेते थे। और जैसे आपके घर में दूध का हिसाब एक कैलेंडर पे होता होगा, वैसे ऑथर बताते हैं जो ब्रेड का हिसाब है हमारे घर में किसी भी एक दीवार पे जो है पेंसिल से कर दिया जाता था। मंथली अकाउंट ऑन सम वॉल विद पेंसिल। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि बेकर का अकाउंट घर में कहाँ बनाया जाता था, तो किसी भी दीवार पे पेंसिल से लिख लिया जाता था। अच्छा, आज 4 ब्रेड ली, आज 3 ली, आज 2 ही ली, अरे आज नहीं ली, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है। और ऑथर अब बताते हैं कि बेकर प्रोफेशन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था हमारे ज़माने में दैट बेकर और जो उनकी फैमिली है वो कभी भी स्टार्व नहीं करेंगे। स्टार्व मतलब भूखे नहीं सोए होंगे, क्योंकि रोज़ ब्रेड बिकती थी। और बेकर प्रोफेशन उस ज़माने में ना प्रॉफिटेबल प्रोफेशन था। वो कहते हैं बेकर हो गए, उनकी फैमिली हो गई या उनके सर्वेंट हो गए, वो सब बहुत खुश रहते थे और प्रॉस्परस मतलब अच्छा खासा पैसा था उनके पास। क्यों? क्योंकि रोज़ वहाँ पे ब्रेड्स बिकती थी। और जो है वो कहते हैं इसका प्रूफ है कि बेकर्स हैप्पी होते हैं और प्रॉस्परस खुश होते हैं, पैसे वाले होते हैं। उसका प्रूफ ये है कि आप बेकर्स को देख लेना, उनकी प्लम्प बॉडी जो है, जो भी बेकर उनको दिखते थे अपने ज़माने में वो मोटे ताज़े होते थे, प्लम्प मतलब। ठीक है। तो वो बताते हैं कि हमारे ज़माने में जितने भी बेकर होते थे थोड़े मोटे मोटे से होते थे। तो जैसे हम कहते हैं ना कि अगर किसी को मोटा कहते हैं, वो कहते हैं अरे हम खाते पीते घर के हैं। तो एग्जैक्टली लाइक दिस ऑथर कहते हैं कि जो बेकर्स होते थे ना पैडर गोवा के, वो भी खुश रहते थे, उनकी फैमिली भी खुश रहती थी, उनके सर्वेंट भी खुश रहते थे और वो बहुत हैप्पी और प्रॉस्परस थे। उसका प्रूफ है उनकी प्लम बॉडी, जो इतने मोटे ताजे हैं, उससे पता चलता है कि दे लिव अ वेरी हैप्पी एंड अ वेरी प्रॉस्परस लाइफ। टुडे जैक फ्रूट फिजिकल अपीयरेंस कंपेयर विद बेकर। अब इसका मतलब ये हुआ कि आज के ज़माने में अगर कोई मोटा सा होता है ना गोवा में, या फिर जिसकी जैक फ्रूट जैसी या प्लम सी फिगर होती है, थोड़े हैवी से होते हैं, तो उनको लोग कह रहे थे अरे तुम तो बेकर जैसे हो, तुम तो पैडर जैसे हो। तो इससे हम देख सकते हैं गाइस कि अभी भी गोवा में बेकर्स की कितनी इंपॉर्टेंस है। और यहाँ पे आपका चैप्टर अ बेकर फ्रॉम गोवा हो गया है फुली कंप्लीट। तो एक बार चैप्टर को रिवाइज करते हैं। हमने पहले पढ़ा चैप्टर में पोर्चुगीज की इन्फ्लुएंस के बारे में और ये जाना कि अभी भी गोवा में बेकर्स की इंपॉर्टेंस है। देन हमने ऑथर के चाइल्डहुड के बारे में पढ़ा, कैसे सुबह सुबह बेकर आता था, झंग झंग आवाज उसके बैम्बू से आती थी एंड ऑल दैट। बच्चे खाने जाते थे ब्रेड्स को, बिना ब्रश करे बच्चे ब्रेड खाते थे। उसके बाद हमने पढ़ा मैरिजेस में ब्रेड की इंपॉर्टेंस। फिर हमने बेकर के बारे में पढ़ा, बेकर कैसे कपड़े पहनते थे, पेक्यूलियर ड्रेस कबाई याद रखना। और बेकर के ऑथर के चाइल्डहुड में बेकर वो कैपरी पहन के आते थे और शर्ट। ठीक है। और लास्ट में हमने पढ़ा बेकर एज अ प्रोफेशन काफ़ी अच्छा खासा प्रॉस्परस बिजनेस था उस जमाने में बेकर्स का। और यहाँ पे आपका छोटा सा क्यूट सा चैप्टर अ बेकर फ्रॉम गोवा कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन जहानी। आज पढ़ते हैं क्लास 10 इंग्लिश का चैप्टर 7 ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का पार्ट 2 कूर्ग। अब कूर्ग क्या है गाइस? कूर्ग को इंडिया का स्कॉटलैंड भी बोला जाता है। पता है आपको, ये एक इतना सुंदर जगह है कहाँ पे, कर्नाटका में, दैट इसको कंपेयर करा जाता है स्कॉटलैंड
स्कॉटलैंड से। तो आज हम पढ़ेंगे कूक के बारे में। ये चैप्टर एक टूर गाइड की तरह है, इससे आपको कूक के बारे में बहुत कुछ पता चल जाएगा। फिर जब तुम कूक घूमने जाओगे तो तुम्हें ऑलरेडी बहुत सारी नॉलेज होगी। तो सबसे पहले तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चैप्टर के ऑथर का नाम बता दो मुझे कॉमेंट्स में, क्योंकि इस टास्क को मैंने जो है 10th इंग्लिश की हर वीडियो में करा है। जब आप ऑथर का नाम मुझे यहाँ कॉमेंट्स में बताओगे वो ऑटोमेटिकली आपको लर्न हो जाएगा, ठीक है। तो बताओ ऑथर का नाम, और अब हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर कूक, ठीक है। तो ये जो कूक है ना, ये कहाँ पे सिचुएटेड है? ये बीच में सिचुएटेड है, किसके? मैसूर के और कोस्टल टाउन ऑफ मंगलोर के, ठीक है। तो कहाँ पे सिचुएटेड है? ये मैसूर के और मंगलोर के बीच में सिचुएटेड है ये जगह कूक। और इसको बोला जाता है कि ये हेवन का एक टुकड़ा है जो किंगडम ऑफ गॉड से यहाँ आ गया, समझ रहे? पीस ऑफ हेवन फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड। तो देखो गाइस, कूड्स को ये भी बोला जाता है कि ये पीस ऑफ हेवन है, ये स्वर्ग का एक पीस है, स्वर्ग का एक ऐसा हिस्सा है जो किंगडम ऑफ गॉड से यहाँ धरती पे आ गया, समझ गए? इतना सुंदर है ये कूक कि इसको ये भी बोला जाता है कि वो जो किंगडम ऑफ गॉड है ना, भगवान जी का जो किंगडम है, गॉड का जो किंगडम है, वहां से ये कूक जो है आया है ड्रिफ्ट होकर। तो इतना सुंदर है ये कि हमने इसका कंपैरिजन हेवन से भी करा और इसे इंडिया का स्कॉटलैंड भी बोला जाता है, ठीक है। तो अब ये जो कूक है गाइस, ये कूक में रहते कौन है? तो कूक के इनहैबिटेंट्स है बहुत ही ज्यादा ब्रेव लोग, मार्शल मैन रहते हैं यहाँ पे। मार्शल मैन मतलब जो वॉर कर सकते हैं, इतने ब्रेव मैन कूक में रहते हैं। ब्यूटीफुल वुमेन है और बहुत सारे अलग अलग टाइप के वाइल्ड क्रीचर्स भी कूक में रहते हैं। अब कूक जो है ये रोलिंग हिल्स पे है। रोलिंग हिल्स मतलब बहुत जेंटल स्लोप की हिल्स है कूक में। एंड कूक जो है गाइस, कोडागू भी बोला जाता है, एंड ये स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटक की, ठीक है। तो ये आपको इन्फॉर्मेशन याद रखनी है, दिस इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। इसको कूक भी बोला जाता है और कोडागू भी बोला जाता है। अब कूक जो है गाइस, ये पड़ता है एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट में। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट ज्योग्राफी में बचपन में लर्न करे थे, वो फॉरेस्ट जिनमें बहुत ज़्यादा बारिश होती है। तो कूक जो है एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट में सिचुएटेड है। ऑलमोस्ट 30% कवर जो है हमारे कूक का वो एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट में आता है। और ये बहुत ज़्यादा फेमस है कॉफ़ी प्लांटेशन के लिए भी और स्पाइसेस के लिए भी। अब जब ये रेन फॉरेस्ट एरिया में आता है तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम बारिश होती रहती है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है। तो विजिटर्स जो है इस समय पे कूक घूमने नहीं जा सकते क्योंकि बहुत बारिश होती है। अगर आपको कूक घूमने जाना है एज अ टूरिस्ट, वहाँ का लैंडस्केप, वहाँ का क्लाइमेट एंजॉय करने, तो वो बेस्ट सीजन कौन सा होता है, बेस्ट मंथ कौन से होते हैं? सितंबर टू मार्च। तो डायरेक्टली अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि कूक घूमने जाना हो तो कब जा सकते हैं? सितंबर टू मार्च में। उस समय पे सॉफ्ट शावर्स होती हैं, ठीक है। मीडियम सॉफ्ट बारिश तो होती है, शावर्स, ठीक है, हल्की हल्की शावर्स वाली बारिश होती है। बहुत तेज बारिश जो है सितंबर टू मार्च में नहीं होती। तो अगर घूमने जाना हो तो हम इस समय में कूक जा सकते हैं। और कूक जो है गाइज, वहाँ पे कॉफी प्लांटेशन भी होती है। तो अगर वहाँ पे सांस लो ना आप कूक में, तो वो बिल्कुल ही कॉफी की खुशबू आती है जब वहाँ से सांस लेते हैं, और एनर्जेटिक सी खुशबू जो है पूरे कूक में फैली रहती है। अब कूक में बहुत सारे ब्रिटिशर्स के ज़माने के बंगलोज भी हैं जहाँ पे लोग अभी भी रहते हैं। बड़े बड़े बंगलोज है, बंगलोज के बाहर उनकी जो है कॉफ़ी प्लांटेशन हो रखा है। और जो वो बंगलोज है ना, छुपे हुए हैं ट्री की कैनोपीज से। जैसे कि आपको समझ में आ गया है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है ग्रीनरी है, एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट में आता है ये, तो ट्री की कैनोपी हो जाती है। सारे पेड़ ऐसे आपस में ढक देते हैं जुड़ के जो है जगहों को। तो बहुत सारे ऐसे बंगलोज भी हैं जो कॉलोनियल टाइम से है वहाँ पे, जो ट्री की कैनोपीज के पीछे छुपे हुए हैं। तो अगर आप मतलब अगर शॉर्ट में लो तो दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। कहाँ पे है? कूक है, दूसरा नाम कोडागू है, स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका की, एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट में आती है। 30% एरिया एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट में जाता है इसका। एंड यहाँ पे अगर विजिट करना हो तो सितंबर टू मार्च इज द बेस्ट सीजन। एंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉफ़ी प्लांटेशन भी होती है। तो अब हम चैप्टर के आगे वाले पार्ट पे मूव करते हैं। यहाँ पे हमें बता रखा है रेजिडेंट्स ऑफ कूक कौन है। कूक के रेजिडेंट्स कौन लोग जो है कूक में रहते हैं। तो फियर्सली इंडिपेंडेंट यानी कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, बहुत ज़्यादा फियर्स और कॉन्फिडेंट लोग रहते हैं कूक में। और ऐसा भी सोचा जाता है और कहा जाता है, मतलब कि ऐसी बातें हैं जैसे फोकलोर्स होती हैं, कहानियाँ होती हैं, उसके हिसाब से हम जानते हैं ना, अच्छा इस जगह पे ये लोग रहा करते थे तो हो सकता है ये उनके डिसेंडेंट हो। तो ऐसा माना जाता है कि कूक के लोग जो है वो पॉसिबली ग्रीक भी हो सकते हैं और अरेबिक भी। अब बहुत सारी स्टोरीज है जो कहते हैं कि ये ग्रीक लोग हैं कूक के लोग, क्योंकि जो है अलेक्जेंडर की आर्मी जब आई थी इंडिया
लिया, तो जब जो है कुछ आर्मी का जो एक टुकड़ा था वो साउथ में जाके कूग में सेटल हो गया था, जब वो वापस नहीं जा पा रहे थे, और उन्होंने वहाँ जाके लोकल लोगों से शादी कर ली, मैन वुमेन से शादी कर ली और वहीं पे अपनी फैमिली सेटलमेंट कर ली। तो ऐसा भी कहा जाता है कि कूग के लोग कौन है, ग्रीक लोग हैं। क्यों, पता है ना, अलेक्जेंडर सिकंदर आया था इंडिया ग्रीक से अपनी आर्मी लेके, तो ऐसा कहा जाता है कि उसकी आर्मी का एक टुकड़ा नीचे साउथ में जाके कूग में सेटल हो गया था, वहाँ लोगों से शादी करी और आगे वहीं पे सेटलमेंट हो गई। तो ऐसा सोचा जाता है कि शायद कूग के लोग कौन है, ग्रीक है। तो ये पहली हमारी स्टोरी है। तो डायरेक्ट एग्जाम में गाइस इस पे आपको एक्सप्लेन करने को भी आ सकता है कि क्यों ऐसा कहा जाता है कि हो सकता है कि कूग के लोग जो है ग्रीक हों। तो ये अलेक्जेंडर की आर्मी वाली स्टोरी आपको बतानी है, ठीक है। कूग के लोगों का जो कल्चर है वो भी इस चीज को शो करता है, जैसे कि इनका जो कल्चर है मेन स्ट्रीम हिंदू जैसा नहीं है। अगर हम के मैरिजेस के रिलीजियस राइट्स के बारे में देखें, जैसे आपने देखा है हर जगहों पे अलग तरीके से शादी होती है, शादी करने में कुछ ना कुछ रीत रिवाज हर एक कम्युनिटी के आप कह सकते हो अलग अलग होते हैं। और अगर हम अलग अलग रीजन्स का देखें तो मैरिजेस एंड रिलीजियस राइट्स जो है अलग होते हैं। वैसे ही अगर हम कूग के जो है लोगों का रिलीजियस राइट्स देखें तो वो डिफरेंट है फ्रॉम द मेन स्ट्रीम हिंदू। तो ये एक तरीके से शो करता है स्टोरी को कि हो सकता है हाँ कि अलेक्जेंडर की जो आर्मी है जब वो वहाँ आई, कहाँ पे कूग में आई और वहाँ पे उन्होंने लोकल लोगों से शादी करी, तो थोड़ा बहुत उनके कल्चर की इन्फ्लुएंस जो है हमारे जो मिक्स हो गई एंड वो अब शो होती है कूग ट्रेडिशन में। तो अब देखते हैं गाइस अरेबिक डिसेंट की थ्योरी। तो हमने ग्रीक डिसेंट की थ्योरी पढ़ ली, वो अलेक्जेंडर आर्मी वाली। अब पढ़ते हैं कि ऐसा भी कहा जाता है कि कूग के लोग जो हैं हो सकता है कौन हो, अरेबिक डिसेंट के हो। अब वो क्यों है, वो इसलिए गाइस यहाँ देखो मैंने थ्योरी पूरी लिख दी है। दीज आर योर परफेक्ट शॉर्ट एनसीईआरटी नोट्स, एनसीईआरटी थ्रेड नोट्स हैं ये, एक एक लाइन एनसीईआरटी की यहाँ पे मैंने शॉर्ट में कवर कर दिया। तो आपने ये पढ़ लिया, फुल चैप्टर आपका कंप्लीट है। तो जो थ्योरी है अरब ओरिजिन की वो क्यों है, वो सपोर्ट ड्रॉ करती है एक स्पेशल ड्रेस से जो कूग के लोग पहनते हैं या कोदावूस पहनते हैं। अब कोदावूस क्यों, ये समझ जाओ गाइस। अब कूर्ग का दूसरा नाम क्या है, कोदागू है ना, तो कोदागू में रहने वाले लोगों को कोदावूस बोल दिया जाता है। ये जो कोदावूस है ये एक स्पेशल ड्रेस पहनते हैं जिसको बोला जाता है कुपिया। फोटो लगा देती हूँ देख लो। तो ये कुपिया कैसी होती है, एक ब्लैक कलर का लॉन्ग कोट होता है और ये कोट में यहाँ ना वेस्ट पे एक बेल्ट बांधी जाती है, एम्ब्रॉयडरी हो रखी होती है उस पर, ठीक है भाई। ये ड्रेस पहनते हैं। अरेबिक पीपल से क्या लिंक है, लिंक है गाइस। अब जो अरेबिक पीपल हैं वो भी एक इसी टाइप की ड्रेस पहनते हैं जिसको कुफिया बोला जाता है। एंड कुर्ड्स भी, कुर्ड्स कौन होते हैं, कर्डिश पीपल। कर्डिश पीपल भी और जो अरब्स भी है वो भी एक ऐसी ही टाइप की लॉन्ग कोट पहनते थे और एक एम्ब्रॉयडरी वाली बेल्ट पहनते थे। तो जो है कि बहुत ज़्यादा मैच करती है कूग के कुपिया से, तो इसलिए कहा जाता है हो सकता है कि जो है अरब पीपल यहाँ कूग में आके रहते हों। तो फोटो मैंने ड्रेस की लगा दी। अब आप समझ गए कि कुछ लोग कहते हैं हो सकता है कि ग्रीक पीपल हों जो अलेक्जेंडर की आर्मी से आके सिचुएटेड हो गए हो कूग में, लोकल लोगों से शादी करी और ये यहीं पे रहने लगे। उनकी शादियों के और जो रिलीजियस लाइट और कल्चर है उसमें वो सब शो भी होता है। दूसरी थ्योरी क्या है कि हो सकता है ये अरब लोग हो क्योंकि इनकी जो ड्रेस है ये कुपिया, वो कुफिया ड्रेस जो अरब लोग पहनते थे या कर्डिश पीपल पहनते थे उससे बहुत मैच करती है। तो ये दो थ्योरीज तो हमने पढ़ ली कूग की। गाइस कूग के लोगों के बारे में, तो कूर्जी होम्स जो होते हैं वो फेमस है अपनी हॉस्पिटैलिटी के लिए, मेहमान नवाजी के लिए। ये लोग बहुत इज्जत करते हैं लोगों की एंड बहुत फेमस है इनकी कहानियां, इनके बेटों की, इनके फादर्स की करेज की। बहुत ब्रेव लोग होते थे कूग के और अभी भी हैं। तो कूग के लोग बहुत फेमस है अपनी ब्रेवरी के लिए। एंड एक सबसे इंपॉर्टेंट डिटेल क्या है कि जो हमारी इंडियन आर्मी के फर्स्ट जनरल थे, जनरल कैरियप्पा, इनके बारे में हमने कई बार हिस्ट्री में पढ़ा भी है, वो भी एक कूगी थे, ठीक है, यानी कि कूग के रहने वाले थे। एंड कोदावूस पीपल जो है, यानी कि अब कोदावूस पीपल कंफ्यूज मत होना, जो कोदागू में लोग रहते हैं उन्हें कोदावूस बोल देते हैं। उनको अलाउड है अपने पास फायर आर्म रखने की विदाउट लाइसेंस, क्योंकि ये बहुत ब्रेव एंड बहुत ट्रस्टवर्दी लोग हैं। फायर आर्म पता है ना, बंदूकें, पिस्टल। अगर गाइस किसी को अपने पास बंदूक रखनी हो हमारी कंट्री में तो उन्हें पहले गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ेगा, तब वो रख सकते हैं अपने पास। किसी सो एंड सो रीजन की, ऐसे किसी को अपने प्रोटेक्शन के बंदूक रखनी पड़े तो वो ऐसे ही खरीद के नहीं रख सकते, पहले उन्हें गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ेगा। बट यहाँ कूग के लोग इतने ट्रस्टवर्दी हैं और इतने ब्रेव हैं दैट यहाँ पे देखो बिना लाइसेंस के भी लोगों को अलाउड है अपने पास बंदूकें रखना। तो यहाँ हमने कूग के लोगों के बारे में भी जान लिया, उनके घरों के बारे में। अब हम पढ़ेंगे कूग के लैंडस्केप के बारे में, वहाँ पे एडवेंचर स्पोर्ट्स कैसे हैं एंड वहाँ पे किस टाइप के एनिमल्स है, ये सब अब हम आगे पढ़ेंगे। तो कूग जो है गाइस, ये जो कूग है ना, यहाँ से रिवर कावेरी अपना वाटर ऑब्टेन करती है। कूग की पहाड़ियों में से जो पानी जाता है वो रिवर कावेरी में जाके मिक्स हो जाता है और इस फ्रेश वाटर रिवर के अंदर एक मछली होती है जिसको बोला जाता है महासीर। एक बहुत बड़ी सी मछली होती है जिसको कहा जाता है महासीर। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए कि कूग की जो ये कावेरी नदी जो है और कूग में कौन सी मछली मिलती है, तो कौन सी मछली मिलती है, महासीर मिलती है। और यहाँ पे जब आप कूग अगर कभी गए तो
आपको दिखाई दी जाएगी किंगफिशर। किंगफिशर एक बर्ड होती है जो है पानी में जो है डाइव करती है और मछली पकड़ती है। तो यू कैन सी किंगफिशर डाइव फॉर देयर कैच। एंड बहुत सारे टाइप के आप स्क्विरल्स देख सकते हो। और स्क्विरल्स और बंदर पता है यहाँ मज़े करने के लिए कूग में क्या करते हैं, वो जो फ्रूट है ना उनको ऐसे फेंकते रहते हैं पानी के अंदर। आपको पता है शैतान होते हैं बंदर तो बहुत ज़्यादा, और स्क्विरल भी बहुत शैतान होती है, पता है आपको। गिलहरियाँ जो होती है बहुत शैतान होती है, बहुत क्यूट होती है। तो ये कूग में जो बंदर हैं और जो स्क्विरल्स हैं ये पता है क्या करते हैं, फ्रूट खाते हैं और उसको मिसचीफ करने के लिए, मज़े करने के लिए बार बार रिवर में फेंकते रहते हैं। क्यों? क्योंकि जब वो फ्रूट को रिवर में फेंकते हैं तो उस पर रिपल का इफेक्ट आता है, तो वो देख के वो खुश होते हैं। तो ये सब डिटेल्स हमें बता रखी है कूच के लैंडस्केप को, जिससे हम इमेजिन कर पाए कि वो कितनी सुंदर जगह है। और एलिफेंट्स जो हैं वो नहाते हैं रिवर के अंदर, और उनके जो माउथ्स होते हैं उनको स्क्रब करते हैं कि एलिफेंट्स अच्छे से नहा ले। तो ये हो गए कूक के एनिमल्स की बात। अब अगर आप कूक गए हो तो आप बहुत सारे टाइप के एडवेंचर स्पोर्ट्स कर सकते हो, ऐसे बोर नहीं हो गए बिल्कुल भी। वहाँ पे अलग अलग टाइप के एडवेंचर स्पोर्ट्स है, जैसे कि रिवर राफ्टिंग है, कैनोइंग होती है, एक डोंगी बोट होती है ना, उसमें आप जो है कैनोइंग कर सकते हो। रैपलिंग यानी कि माउंटेन पे एक रस्सी आपको लगा देते हैं और ऐसे खड़ी माउंटेन पे जो है आप जो है ऊपर जो है चढ़ना होता है आपको, ठीक है। रॉक क्लाइंबिंग कर सकते हो, माउंटेन बाइकिंग कर सकते हो। और ट्रैकर्स की तो फेवरेट जगह है कूक। कूक में बहुत सारे ट्रैकिंग एरियाज बने हुए हैं, वहाँ पे ट्रैकर्स ट्रैक करने के लिए जाते हैं। तो कूक एक ब्यूटीफुल जगह है एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए भी एंड साइट सीइंग के लिए भी। अब बहुत सारी बर्ड्स भी हैं, बीज भी हैं, बटरफ्लाई भी हैं। अगर आप वहाँ घूमने जाओगे तो वो आपको अकम्पनी करेंगे। कूक में बहुत सारी बटरफ्लाइज आपको दिखाई देंगी, बीज भी हैं, और जो मकाउज और मलाबार स्क्विरल्स हैं और लंगूर जो है ऊपर से जो है पेड़ों पे बैठ के सबको देखते रहते हैं। तो जैसे आपने कभी कोई मूवी देखी है जिनमें जंगल दिखाते हैं, तो उनमें हमेशा से दिखाते हैं कि लंगूर ऊपर जो है पेड़ों पे बैठा होता है और बोल रहा होता है, और यूँ सब कुछ देखते रहते हैं। तो ये जो लंगूर, मालाबार्स एंड जो मकाउस होते हैं और जो स्क्विरल्स होती है ना, ये पता है क्या करते हैं, ये पूरे जंगल पे नज़र रखते हैं कूक के कि क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है। कीप अ वॉचफुल आई फ्रॉम द ट्री कैनोपी। अब आगे मूव करते हैं गाइस हम कूक के लास्ट टॉपिक पे। अब यहाँ पे ऑथर ने हमें बताया है कि अगर आप कूक की ब्रह्मगिरी हिल्स पे जो है चढ़ जाओ और वहाँ से जाके अगर आप व्यू को देखो तो आपको एक पैनोरामिक व्यू मिलेगा। पैनोरामिक मोड भी होता है हमारे कैमरा में फोटो खींचने के लिए, वाइड एंगल लेने के लिए। तो गाइस अगर आप पहाड़ी पे चढ़ जाओ ना, ये वाली जैसे नोबिता और डोरेमोन चढ़ जाते हैं ना स्कूल के पीछे वाली पहाड़ी पे, तो वो पूरे शहर को देख लेते हैं, वैसे ही अगर आप ब्रह्मगिरी हिल पर चढ़ जाओ तो वहाँ से आपको कूक का पूरा मिस्टिक लैंडस्केप जो है वो दिखाई देगा। एंड एक ब्रिज भी है, कहाँ ब्रिज भी है देखो, यहाँ कूक में एक रोड ब्रिज है जो एक 64 एकड़ के आइलैंड पे ले जाता है, जिसका नाम है निसर्गधामा। ठीक है, क्या नाम है? निसर्गधामा। तो मैं उस ब्रिज की फोटो लगाती हूँ, देखो आप। तो ये ब्रिज से अगर आप चल के जाओगे तो आप एक दूसरे आइलैंड पे भी जा सकते हो जो 64 एकड़ का है, निसर्गधामा। तो विद दिस गाइस हमने कूक के बारे में काफी कुछ जान लिया कि कूक एक बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है, कॉफी एंड स्पाइसेस के लिए फेमस है, यहाँ के लोग बहुत ब्रेव हैं और कितना अच्छा लैंडस्केप है कूक का। अब एक बोनस पॉइंट है कूक का, वो क्या है कि अगर आप कूक विजिट करते हो तो वहाँ पे आप बहुत सारे टिबेटियन मॉन्क्स से भी मिल सकते हो। क्यों? क्योंकि टिबेटियन मॉन्क्स की एक बहुत बड़ी सेटलमेंट जो है वो कूक के पास में सिचुएटेड है इन बायला कुप्पा। ठीक है, हो सकता है मैं इसको प्रोनाउंस गलत तरीके से कर रही हूँ, तो बायला BYLAKUPPE। तो कूक के पास में बायल कुप्पा एरिया जो है वहाँ पे टिबेटियन मॉन्क्स की लार्जेस्ट सेटलमेंट है। तो अगर आप कभी कूक जाओगे तो वहाँ पे आपको बहुत सारे सरप्राइजेस मिलेंगे, इतना अच्छा फ्लोरा फौना, इतना पीसफुल एरिया, और साथ ही के साथ में आप वहाँ पे मॉन्क्स को भी देख सकते हो। ब्यूटीफुल रेड एंड येलो रोब्स में अलग अलग मॉन्क्स जो है वहाँ पे आपको दिखाई दे सकते हैं। तो विद दिस गाइज आपका ये जो चैप्टर है कूक ये कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। एक बार रिवाइज करते हैं चैप्टर को। में हमने कूक के लैंडस्केप के बारे में पढ़ा कि कूक कहाँ पे सिचुएटेड है, एंड कूक रेन फॉरेस्ट में आता है, कॉफ़ी के लिए फेमस है। देन हमने पढ़ा कूक के वेदर के बारे में, अगर घूमने जाना हो तो हम सितंबर मार्च में जाएंगे। देन हमने पढ़ा गाइज रेजिडेंस ऑफ कूक के बारे में कि बहुत ब्रेव लोग यहाँ कूक में रहते हैं, या तो ये ग्रीक डिसेंस है या फिर ये अरब डिसेंस है। क्यों है थ्योरी भी हमने पढ़ लिया है। देन हमने पढ़ा भाई कूक के लोगों के बारे में और उनके घरों के बारे में। बहुत हॉस्पिटैलिटी में बिलीव करते हैं लोग एंड बहुत ब्रेव हैं। इवन हमारे जो फर्स्ट जनरल थे, जनरल कैरियप्पा, वो भी एक कूक ही थे। देन गाइस हमने पढ़ा कूक में जितने अलग अलग लैंडस्केप्स हैं वहाँ पे एडवेंचर स्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। एंड लास्ट में गाइस वी स्टडीड अबाउट द बोनस पॉइंट ऑफ कूक। वो क्या है? बुद्धिस्ट मॉन्क की सेटलमेंट, टिबेटियंस की सेटलमेंट। एंड जो है हमने पढ़ा कि ब्रह्मगिरी हिल्स पे अगर क्लाइंब करके जाएँ तो हम वहाँ से कूक का एक अच्छा सा व्यू ले सकते हैं। तो अगर आप कभी कूक जाओ तो ब्रह्मगिरी हिल्स पे जाके कूक का एक अच्छा सा व्यू जरूर लेना। तो विद दिस गाइस आई हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी। आज पढ़ते हैं क्लास 10 इंग्लिश का चैप्टर
टी फ्रॉम असम। तो गाइज जैसे हमने पहले पार्ट में गोवा के बारे में पढ़ा, दूसरे पार्ट में हमने कूच के बारे में पढ़ा, आज हम इंडिया के असम के बारे में पढ़ेंगे और असम की चाय के बारे में पढ़ेंगे। बट ये चैप्टर जो है हमारे एनसीईआरटी में बहुत इंटरेस्टिंग वे में बता रखा है। इस चैप्टर में 2 बच्चों के थ्रू हमें टी के बारे में काफ़ी सारी नॉलेज दी गई है, जो लेजेंडरी थ्योरीज या स्टोरीज टी से रिलेटेड बनी हुई हैं उनके बारे में हम जानेंगे। और टी हम लोगों की फेवरेट बेवरेज होती है, शाम की चाय, साथ में बिस्किट और हमारे फेवरेट स्नैक। तो बहुत मज़ेदार चैप्टर है, टी के बारे में काफ़ी कुछ हम जानेंगे। तो ये चैप्टर को फॉर्म कैसे करा गया, स्टोरी इसकी कैसे चलती है। 2 दोस्त हैं, एक प्रांजल और एक राजवीर, और दोनों दोस्त कहाँ, दिल्ली में पढ़ते हैं। ठीक है, तो हो सकता है किसी हॉस्टल में पढ़ते हो ये। ठीक है, तो प्रांजल जो है गाइस वो कहाँ का रहने वाला है, असम का रहने वाला है। वो जो है असम में ही रहता था, बट अभी वो कहाँ है, वो दिल्ली में है पढ़ाई करने के लिए। और जो प्रांजल है उसके फादर जो है बड़े से टी गार्डन के मैनेजर हैं। तो आती हैं इन बच्चों की गर्मी की छुट्टियां। अब प्रांजल तो असम का रहने वाला है, तो प्रांजल क्या करता है, अपने दोस्त राजवीर को, अपने क्लासमेट राजवीर को इनवाइट करता है कि चलो अब ये गर्मी की छुट्टियों में मैं तुम्हें अपने यहाँ पर लेकर जाता हूँ, असम लेकर जाता हूँ, वहाँ पे हम घूमेंगे, टी गार्डन्स को देखेंगे। जैसे आप नहीं कहते अपने दोस्त को इन्वाइट करते हो अपने घर पे कि अरे गर्मी की छुट्टियाँ आप आ जाओ, हम साथ में मज़े करेंगे, एंजॉय करेंगे, वैसे ही प्रांजल क्या करता है, अपने दोस्त राजवीर को कहता है कि हम असम चलते हैं, तो मेरे घर चलो एंड यू कैन एंजॉय दे, और देख सकते हो तुम कि कितना सुंदर है असम। तो ऐसा ही होता है प्रांजल और अब जो ये राजवीर है, दोस्त का नाम है राजवीर, प्रांजल है असम के रहने वाले, और प्रांजल का ही टी गार्डन के मैनेजर हैं उसके फादर। तो अब दोनों ये दोस्त जो है ट्रेन में बैठ के जाएंगे गाइस असम। अब जब वो ट्रेन में बैठ के असम जा रहे होते हैं तो बहुत माइनर डिटेल्स हमें चैप्टर में बताई गई हैं, जैसे ट्रेन में चाय बिकती है एंड ऑल दैट। और राजवीर जो है गाइस वो काफ़ी ज़्यादा ही एक्साइटेड है असम जाने के लिए। तो राजवीर अपना बहुत अच्छे से होमवर्क करके आया असम जाने के लिए। पूरे रास्ते वो जो है अपने दोस्त प्रांजल को चाय से रिलेटेड बहुत सारी कहानियाँ सुनाएगा, और वहाँ जाके भी वो बहुत खुश होगा क्योंकि उसने आज तक इतनी ग्रीनरी नहीं देखी। अगर आप कभी असम गए हो या अगर आप असम रहते हो तो आपको पता होगा कि वहाँ पे इतने सारे टी गार्डन्स हैं, और उन्हें उस ग्रीनरी को देखकर हम बहुत एक्साइटेड होते थे और हमें बहुत पीस मिलता है। तो लेट्स सी जब वो दोनों ट्रेन में बैठकर जाते हैं तो क्या क्या होता है। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए एनसीईआरटी के डायरेक्ट थ्रेड नोट्स क्रिएट कर दिए हैं, जैसे कि हाँ मैंने एनसीईआरटी के सबसे इंपॉर्टेंट लाइन्स को हाईलाइट करके नोट्स बना दिए आपके लिए। अब शुरू करते हैं चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। तो जैसे ही चैप्टर शुरू होता है आवाज़ आती है चाय गरम गरम चाय, चाय गरम। तो ये कौन कर रहा है, ठीक है, तो ये आवाज़ आती है वेंडर की। ठीक है, वेंडर कौन होते हैं, जो चाय बेचने वाले होते हैं, वो आते हैं ट्रेन के अंदर चाय बेचने के लिए। तो जैसे ही कभी कभी किसी स्टेशन पे ट्रेन रुकती है ना, तो वहाँ चाय बेचने वाले और अलग अलग वेंडर्स आ जाते हैं सामान बेचने के लिए, अगर किसी को जरूरत है तो वो खरीद लें। तो ऐसे एक वेंडर आता है चाय बेचने के लिए, तो प्रांजल उसको ऑर्डर कर देता है 2 कप। ये माइन्यूट डिटेल्स याद रखो, 2 कप ऑर्डर करता है, किस लिए, एक अपने लिए एक राजवीर के लिए, सिंपल। तो वो 2 कप चाय के ऑर्डर कर देते हैं, और उस समय पे जो ट्रेन का डिब्बा था उसमें मोस्ट ऑफ द लोग जो थे वो टी पी रहे थे, यानी कि वो चाय पी रहे थे। तो इससे हमें एक तरीके से चाय की इंपॉर्टेंस पता चल रही है कि वी इंडियंस लव टी। ठीक है गाइस, तो अब स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। अब जब वो चाय पी रहे होते तो राजवीर थोड़े से फैक्ट्स बताने शुरू कर देता है टी के बारे में। वो कहता है क्या तुम्हें पता है पूरे वर्ल्ड में रोज 80 करोड़ कप टी के जो है वो कंज्यूम करे जाते हैं। ठीक है, जैसे कि मतलब पूरे वर्ल्ड का आप मिला लो कितने लोग रोज चाय पीते हैं, आप समझ लो कितने 80 करोड़ लोग एक दिन पे इतने टी कप्स जो है कंज्यूम होते हैं। तो ये बात सुन के तो जो है ना हमारा प्रांजल वो कहते हैं वो मुझे तो पता ही नहीं था कि टी इतनी पॉपुलर है। तो इससे गाइज आप टी की पॉपुलैरिटी का अंदाज़ा लगा सकते हो कि पूरे वर्ल्ड में, टी सिर्फ इंडिया में ही पॉपुलर नहीं है, ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर हम जो है निकाले तो 80 करोड़ टी कप्स जो हैं एवरी डे कंज्यूम करे जाते हैं पूरे वर्ल्ड में। तो टी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। तो अब वो ऐसी बात कर रहे होते हैं तो ट्रेन जो है चलना शुरू हो जाती है। प्रांजल जो है इस समय अब अपनी डिटेक्टिव बुक खोल के जो है पढ़ना शुरू कर देता है। ये दोनों ही बच्चे डिटेक्टिव बुक पढ़ने के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं। तो प्रांजल तो आराम से अपनी डिटेक्टिव बुक पढ़ा होता है, बट जो राजवीर है वो भी फैन है डिटेक्टिव नॉवल का, बट वो आज जो है ट्रेन में बैठे हुए डिटेक्टिव नॉवल नहीं पढ़ा था। अब क्यों नहीं पढ़ रहा था ये समझो, इसलिए नहीं पढ़ा था क्योंकि वो बाहर जो है सीनरी और ब्यूटीफुल जगहें देख रहा था। हम असम जाते हुए इतनी सुंदर सीनरी देखने को मिलती है कि आप किसी और चीज़ पे ध्यान ही नहीं दे सकते हो। तो वो देख रहा था, क्या क्या देख रहा था, बाहर गाइज एक मैग्निफिसेंट व्यू था। तो ये आपके नोट्स क्रिएट हो रखे हैं, व्यू फ्रॉम ट्रेन विंडो। तो यहाँ मैंने नोट्स भी क्रिएट कर दिए आपके लिए। तो
राजवीर जो था गाइस ट्रेन की विंडो से बाहर मैग्निफिसेंट व्यू को देख रहा था। बाहर जो जैसे ही उसने देखा तो एक डेंसली वुडेड हिल्स थी, यानी कि घने जंगल वाली हिल्स थी गाइस। और उन हिल्स के नीचे क्या था, उन हिल्स के नीचे था टी बुशेस का समुंदर। यानी कि पीछे तो बुशेस क्या थी, पहाड़ियाँ थी, और पहाड़ियों के आगे यहाँ पे क्या था, टी बुशेस का समुंदर। भाई समुंदर कैसे था, तो इतनी सारी टी बुशेस थी गाइस ग्रीन कलर की कि ऐसा लग रहा था जैसे समुंदर तो ब्लू कलर का होता है और इतना फैला हुआ दिखता है, वैसे ही ये टी बुशेस इतनी सारी थी कि ऐसा लग रहा था कि टी बुशेस का कोई ग्रीन कलर का समुंदर हो। जैसे अब अगर आप इसको देखो, ऐसे ही तो होते हैं हमारे समुंदर, बस ये ब्लू कलर का होता है, ऐसा दिख रहा था उसको वहां से व्यू ट्रेन की विंडो से। थोड़ा इस टाइप का आप समझ सकते हो, इतना सुंदर व्यू उसको दिख रहा था ट्रेन की विंडो से। अब पता है वो टी बुशेस कैसी लग रही थी, वो जो टी बुशेस थी ऐसी लग रही थी वो बोनी हूँ, उनको डॉर्फिंग रेफर करा गया बुक में। वो बोनी क्यों लग रही थी, क्योंकि गाइस अब जितनी भी टी बुशेस होती है ना, उनके बीच बीच में और साइड साइड में जो है बड़े बड़े पेड़ लगा दिए जाते हैं उनको शेड देने के लिए, जैसे कि टी बुशेस पे ज़्यादा धूप ना पड़े। तो ऐसा लग रहा था कि जो वो बड़े बड़े पेड़ थे, पेड़ के नीचे सारी की सारी टी बुशेस, तो ऐसा लग रहा था कि जो वो बड़े बड़े पेड़ हैं बोना बना रहे हैं या डॉर्फ कर रहे हैं हमारी उन टी बुशेस को। ये लाइन बुक में गिवन भी है, कंफ्यूज मत होना। डॉर्फिंग टाइनी टी प्लांट्स टॉल स्टर्डी शेड ऑफ ट्रीज। तो जो है बड़े बड़े पेड़ लगे हुए थे और पेड़ों के नीचे छोटे छोटे टी के पौधे थे। तो पेड़ तो इतने ऊंचे और नीचे जो पौधे थे जो टी प्लांट वो छोटे होते थे, इसलिए बुक में रेफर करा गया डॉर्फिंग। डॉर्फिंग मतलब होता है बौना, ठीक है। तो वो बड़े बड़े पेड़ जो थे बौना बना रहे थे किसको, टी बुशेस को। और वो टी बुशेस के पीछे बड़े बड़े पेड़ क्यों लगाए जाते हैं, उनको धूप से बचाने के लिए, उनको शेड देने के लिए। और जो है इन टी बुशेस की रोज के बीच में डॉल लाइक फिगर्स मूव कर रही थी। अब डॉल लाइक फिगर्स मतलब यहाँ ये फोटो देखो, तो ये जो टी प्लांटेशन होती है ये बहुत रोज में होती है, ऐसे बिल्कुल ज्योमेट्री फॉलो करती हुई। तो उन रोज के बीच में कौन थे, टी प्लकर्स थे। अब वो जो टी प्लकर्स होते हैं आपने कभी देखा होगा, पीछे उनके बास्केट होती है, उन्होंने अपने आप को धूप से बचाने के लिए कैसी सी कैप पहनी होती है और वो एक एक पत्ती को तोड़ के पीछे बास्केट में डालते रहते हैं। तो ऐसा लग रहा था दूर से देखकर कि वो टाइनी टाइनी बुशेस की जो रोज थी उसके बीच में कुछ डॉल लाइक फिगर्स जो है मूव करिए। तो डॉल लाइक फिगर्स कौन है, टी प्लकर्स। एग्जाम में अगर क्वेश्चन है हु आर द डॉल लाइक फिगर्स, तो वो कौन है, टी प्लकर्स हैं। तो वो मैंने आपको फोटो में दिखाई दिया। और डिस्टेंस में एक अगली सी बिल्डिंग चिमनी में से जो है स्मोक ब्लो कर रही थी। तो ये सब देख के राजवीर बहुत एक्साइटेड होता है और बोलता है अ टी गार्डन, देखो एक टी का गार्डन आ गया है। बट गाइस प्रांजल को कोई एक्साइटमेंट नहीं थी टी गार्डन देख के। क्यों नहीं थी, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया वो तो असम में ही पला बड़ा है, वो तो प्लांटेशन एरियाज में ही पैदा हुआ है, वहीं पला बड़ा है, तो उसको कुछ एक्साइटमेंट नहीं थी उसे देखने की। तो वो उसको बोलता है, अपने दोस्त को राजवीर को बोलता है कि ओ दिस इज अ टी कंट्री नाउ। अरे अब तो टी कंट्री स्टार्ट हो गई है। असम हैज अ लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ प्लांटेशन। असम में सबसे लार्जेस्ट कंसंट्रेशन है टी प्लांटेशन की इन द वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड असम में सबसे ज़्यादा टी प्लांटेशन होती है। तुम्हें इतने गार्डन्स दिख जाएंगे दैट विल लास्ट यू टिल अ लाइफ टाइम। तो एक तरीके से वो अपने दोस्त को कहते हैं अरे डोंट वरी, अभी तो बहुत टी गार्डन्स आएंगे, इतने टी गार्डन्स आएंगे कि तुम देख देख के थक जाओगे। तो अब आगे मूव करते हैं। तो राजवीर अपने दोस्त को कहता है कि आई हैव बीन रीडिंग अबाउट टी। मैं ना टी के बारे में काफ़ी समय से पढ़ रहा हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ आना था ना शाम तुम्हारे साथ घूमने। तो पता है अगर कहीं अगर आप जा रहे हो तो उसके बारे में ऑलरेडी पढ़ के जाते हैं, तो हमें वहाँ घूमने में ज़्यादा मज़ा आता है। तो ये राजवीर एक अच्छा स्टूडेंट है, ये जब असम घूमने जा रहा था उससे पहले टी के बारे में काफ़ी कुछ जान के और पढ़ के आया था। तो राजवीर अब अपने दोस्त प्रांजल को कहता है कि तुम्हें पता है मैंने टी के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा है एंड नो वन नोज हु डिस्कवर्ड द टी। यानी कि किसी को पता नहीं है कि टी की डिस्कवरी कैसी हुई है, बट देयर आर लेजेंड्स। लेजेंड्स मतलब कुछ ऐसी पुरानी कहावतें या स्टोरियाँ, दे मे बी ट्रू और नॉट ट्रू, ठीक है। कुछ ऐसी स्टोरीज हैं हमारे पुराने ज़माने से चली आई, वो सच भी हो सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं। तो राजवीर अपने दोस्त प्रांजल को कहता है कि टी के बारे में मैंने बहुत पढ़ा और मैंने सुना है कि टी की जो ओरिजिनल डिस्कवरी हुई थी उसके बारे में कोई नहीं जानता है कि किसने डिस्कवरी करी थी, बट कुछ कहानियाँ हैं। तो अब जो है प्रांजल पूछता है अच्छा बताओ मुझे कौन सी कहानी है टी की डिस्कवरी को लेकर। तो चलो पढ़ते हैं टी की डिस्कवरी को लेकर कौन कौन सी लेजेंड्स हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे हमारा नोट बन जाएगा हु डिस्कवर्ड द टी। पहली लेजेंड है एक चाइनीज और दूसरी है इंडियन। तो एक जो पहली स्टोरी है वो क्या है कि एक चाइनीज एम्परर हुआ करते थे जो हमेशा जो है पानी को बॉयल करके पीते थे। अब एक बार क्या होता है, कुछ जो है पत्तियाँ जो है वो उनके पानी में, जो पॉट होता है जिसमें बर्तन में जो पानी गर्म हो रहा होता है उसमें गिर जाती है। और जब वो उसको पीते हैं तो उसमें एक बहुत डिलीशियस फ्लेवर आता है, बहुत ऑथेंटिक सा फ्लेवर आता है। तो इट इज़ सेड दैट दे वर टी लीव्स। और ये कहा जाता है कि वो
वो जो पत्तियाँ उस पानी में गिरी थी उबलते पानी में, वो टी लीव्स थी, और उसके बाद से जो है टी लीव्स को जो है पानी में उबाल कर पीना शुरू कर दिया गया। तो पहली चाइनीज वाला लेजेंड क्या है कि एक एम्परर थे, वो पानी उबाल के पिया करते थे, एक बारी 2 पत्ते उनकी जो है फ्यू लीव्स लिखा है, फ्यू लीव्स उनके जो है पानी में, उबलते पानी में गिर जाती है। जब वो उसे पीते हैं तो टेस्टी फ्लेवर आता है और पता चलता है वो कौन से पत्ते थे, वो थी टी लीव्स। तो प्रांजल कहता है अच्छा भाई दूसरी वाली बताओ, दूसरी स्टोरी कौन सी है। तो दूसरी है एक इंडियन लेजेंड। अब इंडियन लेजेंड क्या है कि एक मॉन्क थे बोधि धर्मा, तो जब ये मेडिटेशन करते थे गाइस तो इनको नींद आती थी। तो बोधि धर्मा जी क्या करते हैं, जब मेडिटेशन करते थे तो उनको नींद आती थी, तो बोधि धर्मा जी एक दिन क्या करते हैं, अपनी जो आईलिड्स हैं गाइस उनको कट कर देते हैं, अपनी पलकों को काट देते हैं। और जब वो अपने पलकों को काटते हैं तो उससे 10 चाय की पत्तियां जो है उग जाती हैं। समझ गए आप, 10 टी प्लांट्स ग्रू आउट ऑफ द आईलिड्स। 10 जो है चाय की पत्तियां उनके पलकों में से उग जाती है। और कहा जाता है कि जब उन पत्तियों को उबाल कर जो है हॉट वाटर में उबाल कर जो है पिया जाता है तो वो बैनिश करती है स्लीप को, यानी कि उससे नींद नहीं आती है। तो ये दूसरी लेजेंड है। तो पहली थी चाइनीज एम्परर की, दूसरी बुद्धिस्ट मॉन्क बोधि धर्मा की लेजेंड पढ़ी, इंडियन भी एंड जो है चाइनीज भी। अब राजवीर कुछ और फैक्ट्स बताता है टी के बारे में। तो सबसे पहले राजवीर बताता है कि टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना। टी सबसे पहले चाइना में पी जाती थी। इवन अगर हम देखें तो 2700 BC से 2700 BC से ही चाइना में टी पी जा रही है। तभी ये जो वर्ड्स है ना चाय और चीनी, ये चाइनीज लैंग्वेज से ही डिराइव करे गए हैं। वर्ड्स सच एज टी, चाय एंड चीनी आर फ्रॉम चाइनीज। ये बताया हमें किसने, राजवीर ने हमें ये बताया। फिर राजवीर कहता है कि टी जो है ना यूरोप में तो 16th सेंचुरी में ही आई। तो मतलब कि उसने ये कहा कि चाइना में बहुत पहले से टी पी जाती थी, यूरोप में टी कब आई, 16th सेंचुरी में। ये 1 मार्क्स के लिए आप याद रख लो। एंड यू नो पहले ज़माने में टी को ज़्यादा मेडिसिन की तरह यूज़ करा जाता है, यानी कि मेडिसिन की तरह ज़्यादा कंज्यूम करा जाता था रादर देन बेवरेज। आजकल तो बेवरेज की तरह हम पीते हैं ना, शाम को चाय पी ली, बट पहले ज़माने में टी को मेडिसिन की तरह ज़्यादा यूज़ करा जाता था रादर देन बेवरेज। अब आगे मूव करते हैं हम, इनके टी के फैक्ट्स कंप्लीट हो गए हैं। अब क्या होता है, द ट्रेन क्लैटर्ड इनटू मरियाना जंक्शन, यानी कि जंक्शन पे ट्रेन पहुंच जाती है, स्टेशन पे ट्रेन पहुंच जाती है, जहाँ से उन्हें उतर के जो है असम के टी गार्डन में प्रांजल के घर पे जाना होता है। तो जैसे ही बच्चे उतरते हैं वो अपना लगेज कलेक्ट करते हैं, क्राउडेड प्लेटफॉर्म पे आपको पता है कितनी भीड़ होती है, अपना लगेज कलेक्ट करते हैं और प्रांजल के पेरेंट्स उनका जो है प्लेटफॉर्म पे वेट कर रहे होते हैं। तो जैसे कि प्रांजल के पेरेंट्स जो है ना उन्हें बच्चों को लेने आ जाते हैं, गाड़ी में आए होते हैं। अब वो गाड़ी में बैठ के निकल पड़ते हैं कहाँ, प्रांजल के घर। प्रांजल का घर कहाँ है, टी एस्टेट पे, वहीं तो रहता है वो जिसके मैनेजर हैं, जिस टी एस्टेट के उसके फादर। तो वो निकल पड़ते हैं गाड़ी लेके। अब उस टी एस्टेट का नाम कहाँ है, क्या नाम है उसका जहाँ प्रांजल रहते हैं, देकीबाड़ी टी एस्टेट। ठीक है, वो गाड़ी लेके निकलते हैं। 1 घंटे बाद एक ब्रिज आता है, ब्रिज से वो आगे निकलते हैं और एंटर करते हैं देकीबाड़ी टी एस्टेट में। देकीबाड़ी टी एस्टेट कौन सी, वही टी एस्टेट जिसको प्रांजल के फादर जो है मैनेज करते हैं। तो लेट्स सी देकीबाड़ी टी एस्टेट कैसी थी। तो देकीबाड़ी टी एस्टेट कैसी थी गाइस, एक बीच में से रोड जा रही थी, ग्रे कलर की रोड जा रही है जहाँ पे गाड़ी चल रही है, और इधर भी टी बुशेस है, इधर भी टी बुशेस है, पूरे जगह पे टी बुशेस है, बीच में सड़क है। और वो टी बुशेस बहुत ही ज़्यादा सिमेट्रिकल वे में सेम हाइट पे जो है लगी हुई हैं। और बीच बीच में ग्रुप ऑफ टी प्लकर्स कैसे हैं, जैसे वो डॉल लाइक फिगर्स मैंने एक्सप्लेन करते हैं ना, वैसे ही बहुत सारे टी प्लकर्स जो हैं बास्केट के अंदर पीछे जो है उन्होंने प्लास्टिक के एप्रन पहने हुए और वो प्लग कर रहे हैं न्यूली स्प्राउटेड टी लीव्स को, और क्या कर रहे हैं, पीछे बास्केट में डाल रहे हैं। तो समझ जाओ आप कि वहाँ पे काम चल रहा है। जितने भी टी प्लकर्स हैं उन्होंने एप्रन्स पहने हैं प्लास्टिक के, पीछे उनकी बैम्बू की बास्केट है और वो टी प्लग करके जो है टी लीव्स को प्लग करके पीछे बास्केट में डाल रहे हैं। अब क्या होता है, सडनली प्रांजल के फादर जो है गाड़ी को जो है थोड़ा धीरे कर देते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि अभी ट्रैक्टर निकल के जा रहा होता है तो वो गाड़ी को थोड़ा धीरे कर देते हैं। तो अब जब वो देखता है ना, कौन, हमारा राजवीर, की वो गाड़ी को उन्होंने स्लो कर दिया, ट्रैक्टर में टी लीव्स भर के जा रही हैं, तो वो तो अपना होमवर्क करके आया, वो तो काफ़ी कुछ पढ़ के आया टी गार्डन के बारे में, टी लीव्स के बारे में। तो वो कहता है दिस इज द सेकेंड फ्लश और स्प्राउटिंग पीरियड इजंट इट मिस्टर बरुआ। मिस्टर बरुआ कौन है, प्रांजल के फादर। तो जो है राजवीर पूछता है, अंकल ये सेकंड फ्लश चल रहा है ना, स्प्राउटिंग पीरियड चल रहा है ना अभी, ये मई से जुलाई तक चलता है, और जितनी भी यील्ड निकलती है इस पीरियड में वो पूरे वर्ल्ड में बेस्ट क्वालिटी टी जो है वो प्रोवाइड करती है। तो मतलब कि वो एक तरीके से उन अंकल को बता रहा है, मिस्टर बरुआ को बता रहा है कि ये जो इस समय पे जो ये टी लीव्स की यील्ड जो निकल रही है ये पूरे वर्ल्ड में जो है सबसे अच्छी टी लीव्स डिलीवर करती है, और क्या है, ये अभी स्प्राउटिंग सीजन चल रहा है। तो ये सुन के जो है जो मिस्टर बरुआ है वो
समझ जाते हैं कि भैया राजवीर जो यहाँ आने से पहले पूरा होमवर्क करके आया है, सब कुछ जान के आया, पता करके आया कि कैसा चलता है हमारा टी गार्डन, टी की इंपॉर्टेंस एंड ऑल दैट। तो वो कहते हैं यू सीम टू हैव डन योर होमवर्क बिफोर कमिंग। तो वो उसको कहते हैं हाँ आप अपना होमवर्क करके आए हो बेटा यहाँ आने से पहले। तो मतलब कि उसने बिल्कुल ठीक कहा था, उसने सही कहा था कि अभी जो है स्प्राउटिंग पीरियड चल रहा है, अभी सेकेंड फ्लश चल रही है और मई से जुलाई तक ये चलेगा और जितनी भी यील्ड अभी निकलेगी वो पूरे वर्ल्ड में जो है सबसे अच्छी क्वालिटी की टी प्रोवाइड करेगी। तो मतलब कि राजवीर ने अपना बहुत अच्छा होमवर्क करा है, तो अंकल खुश होकर उसको ये बात बोलते हैं। तो राजवीर आगे कहता है होप टू लर्न मच मोर व्हाइल आई एम हियर। तो राजवीर आगे कहता है यस मिस्टर बरुआ, हाँ जी अंकल मैं अच्छे से अपना होमवर्क तो करके आया हूँ, बट यहाँ रहकर मैं और भी बहुत सारी बातें सीखना चाहता हूँ। तो विद दिस गाइज हमारा ये चैप्टर फुल ऑन हो गया कंप्लीट। ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया पूरा कंप्लीट हो गया, तीनों पार्ट कंप्लीट हो गए, गोवा भी, कूच भी एंड टी फ्रॉम असम भी। तो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें नेक्स्ट चैप्टर ऐसे ही डिटेल में पढ़ेंगे। अब अगर तुम्हें ये सारी स्लाइड्स चाहिए, द बेस्ट नोट्स जिनको आप रेफर कर सकते हो अपने रिवीजन के लिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है मेरी इंस्टाग्राम आईडी का, वहाँ से एक्सेस कर सकते हो। सारी पिक्चर्स मैंने अपलोड कर दिया, सेव करना फोन में, नोट्स बनाना। एंड इफ यू वांट अदर चैप्टर्स, क्लास 10 की इंग्लिश पढ़नी है ऐसे ही डिटेल में SST पढ़नी है, साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने हैं, तो प्लेलिस्ट को चेक करो, सब कुछ डाल रखा है। तो विद दिस बाय टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।